हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रवी विद्यापीठ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं बेटा कि हमारा एसएससी जीडी का एक टारगेट बैच, एक टारगेट सीरीज चल रही है, जिसके तहत हम आपको डेली बेटा मैथ्स का प्रैक्टिस सेट प्लस जीएस की क्लास भी दे रहे हैं। ठीक है, तो बेटा ज्यादा देर ना करते हुए आप सबके लिए अगला प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आया हूं मैं नितिन कुमार। आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही एंजॉय कर रहे होंगे बेटा इन क्लासेस को। तो शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट 3 का पहला क्वेश्चन जल्दी से बेटा आपके स्क्रीन के ऊपर। देखिए पहला क्वेश्चन बेटा आप सबकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है 250 ग्राम चीनी के मिश्रण में 45% चीनी है, इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए कि अब मिश्रण में 50% चीनी हो जाए। देखिए बेटा, जो बच्चे रेगुलर मेरी क्लास ले रहे हैं वो इस क्वेश्चन को बेखूबी जानते होंगे। मैंने बताया है बेटा कि आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्वेश्चंस रिपीट होने शुरू हो जाएंगे बेटा, आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन किस तरह से होगा। जैसे मैंने अपनी परसों की क्लास में बताया था मिश्रण वाला क्वेश्चन कि भाई दो चीजों के मिश्रण में अगर आप किसी एक चीज को मिला रहे हो तो उसकी क्वांटिटी हमेशा चेंज हो जाती है, जबकि उससे दूसरे वाले जो भी मतलब वस्तु है, जो भी चीज है, उसकी क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पर चीनी कितनी है बेटा, 45% चीनी है। अरे कितनी चीनी है, 45%। तो अगर मैं चीनी की बात करूं और पानी, तो चीनी कितनी है 45%, पानी कितना होगा 55%। अरे कितना होगा 55% होगा या नहीं होगा। 5 से कट रहा है 5 नीम 45, 5 से कट रहा है 11 बार। कितनी बार कट रहा है 11 बार। अब रेशो जो है 9 हिस्से चीनी के हैं, 11 हिस्से पानी के। आपको कह रहा है कितनी चीनी और मिलाई जाए। भाई चीनी अगर आप मिलाएंगे तो चीनी बदल जानी चाहिए, पानी की क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर मैं चीनी मिला रहा हूं तो भाई चीनी कितनी हो जानी चाहिए, 50% हो जानी चाहिए, यानी कि चीनी 50 तो पानी भी कितना होगा 50। रेशो जो बनेगा कितने का बनेगा बेटा, 1:1 का। अब जो चीज नहीं बदल रही है, जो चीज आप नहीं मिला रहे हो उसको सेम करना पड़ेगा। चीनी मिला रहे हो बदलने दो, पानी यहाँ पर 11 था, यहाँ पर कितना है 1, तो इसको भी 11 होना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा 11 से। अरे कर देंगे। आप एक बात बताना बेटा, अगर मैं बात करूं यहाँ पर चीनी 9 थी, यहाँ पर चीनी कितनी हो गई 11, कितनी बढ़ी 2। इस 2 की वैल्यू आपसे पूछिए कब, जब टोटल मिश्रण कितने ग्राम दे रखा है 250 ग्राम दे रखा है बेटा। कितना दे रखा है 250 ग्राम, यानी कि टोटल मिश्रण की अगर मैं बात करूं 9 हिस्से चीनी के थे, 11 हिस्से पानी के थे, टोटल कितने हिस्से थे 20। अरे कितने थे बेटा 20, और इस 20 की वैल्यू कितनी ग्राम 250 ग्राम। किसकी वैल्यू पूछिए, कितनी चीनी मिलाई जाए। अरे कितनी मिली थी 2। अरे यहां से एक जीरो हटी है तो यहां से भी एक जीरो हटा दो, यानी कि कितना आंसर आएगा 25 ग्राम। अरे 2 की वैल्यू कितनी आ गई 25 ग्राम, यानी कि आपने कितने ग्राम चीनी मिलाई होगी 25 ग्राम चीनी मिलाई गई। ये बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। एक व्यक्ति 5 कमीज 450 रुपए प्रति कमीज, 4 पैंट 750 रुपए प्रति पैंट और 12 जोड़ी जूते 750 रुपए प्रति जोड़ी की दर से खरीदता है, तो प्रति वस्तु का औसत मूल्य क्या है। बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। आई होप सभी बच्चे आंसर कर देंगे। वीडियो को पॉज करके बेटा जरूर सोल्व किया करो और साथ साथ ही आपका आंसर आ जाना चाहिए। चलिए देखते हैं बेटा। 5 कमीज, अगर मैं बात करूं 450 रुपए प्रति कमीज का मतलब एक कमीज 450 की है, तो भाई 5 कितने की होंगी, तो 5 × 450 कर देंगे, बहुत सिंपल सी बात है। 4 पैंट 750 की है तो 4 × 750 कर देंगे, ये टोटल आपके पैंट का मूल्य आ जाएगा। और 12 जोड़ी जूते 750 रुपए प्रति जोड़ी, यानी कि 12 इंटू में 750। क्लियर है भाई। तो जब मैं 5 × 450 करता हूं तो मेरे को मिलता है 500, 5 5 25, 2 5 20 और 2 2250 रुपए। जब मैं 4 × 750 करता हूं 1500 दूनी 3000 रुपए, और जब मैं 12 × 750 करता हूं तो 3 3 9000 रुपए आपके टोटल खर्च होते हैं बेटा जूते पर। अगर मैं बात करूं आप इतनी सारी चीज खरीद के लाए, आपने टोटल कितना खर्च किया, तो भाई टोटल कितना खर्च किया 9 3 12 तो 14225 रुपए आप टोटल खर्च कर चुके हैं बेटा। कितनी चीजें आपने खरीदी, औसत कैसे निकलता है, अरे कुल योग बटे में कुल संख्या। योग कितना है 14225, कितनी चीजें आप खरीद रहे हैं 5 और 4 9, 9 और 12 21 वस्तुएं आप टोटल खरीद के लाए हैं बेटा। जब 14225 रुपए में आप 21 वस्तु खरीदेंगे, आप इसको डिवाइड करेंगे तो भाई पूरा पूरा ये 678
678.57 बार कटेगा बेटा, यानी कि आपका सही आंसर ए ऑप्शन होगा 678.57 रुपीज। आशा करता हूं ये चीज समझ आ गई होगी बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, 100 तथा 200 के बीच वह संख्या क्या होगी जो 24, 32 और 48 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 13 शेषफल दे। भाई 13 शेषफल दे रहा है, जिसे आप रिमाइंडर कहते हैं। आप जानते होंगे बेटा रिमाइंडर क्या है, जब किसी संख्या को किसी से भाग दिया जाता है तो जो फालतू बच जाए, यानी कि जो एक्स्ट्रा हो, वही तो रिमाइंडर है। जैसे मैं बात करूं कि मान लो मेरे पास 100 रुपए हैं और मैं 12 रुपए के पेन खरीदना चाहता हूं या 15 रुपए के पेन खरीदना चाहता हूं। मेरे पास 100 रुपए है बेटा और मान लो मैं 15 रुपए के पेन खरीदना चाहता हूं, तो 15 छिक्का 90। आप सब कहेंगे भैया आप 4 पेन लेके आ जाएंगे 90 रुपए के, आपके पास कितना बच गया 10। क्यों बच गया? क्योंकि जो मेरा खर्चा होना था 90 रुपए, उससे 10 रुपए मेरे पास फालतू थे, और फालतू थे तो बच गए, वही तो रिमाइंडर है। ठीक है, तो भाई मेरे पास एक चीज ध्यान देना हमेशा कि 24, 32 और 48 से भाग देने पर, परसों की क्लास में मैंने बताया था आपको एचसीएफ एलसीएम मैंने बताया था बेटा। एचसीएफ एलसीएम में डिफरेंस भी बताया था कि क्या होता है एचसीएफ और क्या होता है एलसीएम। कब आप एचसीएफ लेते हैं, कब आप एलसीएम लेते हैं। अगर मैंने बात की कि अगर आपकी संख्याएं से भाग देने पर लिखा है तो आप हमेशा मल्टीपल की बात कर रहे होंगे, यानी कि आप उस कंडीशन में क्या लेंगे बेटा, एलसीएम लेंगे। तो मैं इन तीनों नंबर का अगर मैं एलसीएम लूं तो 24, 32 और 48, इन तीनों का जब मैं एलसीएम लेता हूं तो आप देख रहे हैं 24 दूनी 48, यानी कि 24 तो इस 48 के ऑलरेडी अंदर है, तो इसको तो मैं लिखूं ना लिखूं कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 32 और 48 का एलसीएम लेने के लिए मैंने बताया था भाई जो भी मैक्सिमम कॉमन है वो बाहर लिख लेंगे। इन दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन है वो कितना है 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, ये आपका एलसीएम होगा। 16 दूनी 32, 32 तिया 96, कितना एलसीएम आ गया बेटा 96 आपका एलसीएम आया। और ये 96 वह संख्या आई जो इन तीनों से भाग दी जाएगी या फिर विभाजित होगी। अभी शेषफल की बात नहीं करी है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। 96 वह सबसे छोटी संख्या है जो 24, 32 और 48 से पूरी तरह से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। अब वो कह रहा है कि विभाजित करने के बाद शेषफल भी बचना चाहिए, कितना 13। और शेषफल कब बचेगा, जब इसके पास 13 फालतू होंगे। तो भाई अगर रिमाइंडर 13 बचाना है तो इसमें 13 आप जोड़ देंगे तो क्या होगी वह संख्या 109। ये 109 100 और 200 के बीच में भी आ रही है। ठीक है बेटा, तो 109 वह सबसे छोटी संख्या होगी जो 24, 32, 48 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 13 क्या देगी, शेषफल देगी। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा, ध्यान से सुनिएगा, कि 96 वह संख्या है जो इन तीनों से कट रही है, लेकिन 100 200 के बीच में नहीं है। अगर मैं इसका दुगुना कर दूं बेटा तो आ जाएगा 192, जो कि 100 200 के बीच में है। लेकिन क्या ये 13 शेषफल देगी, नहीं देगी, ये इन तीनों से विभाजित होगी। अगर 13 शेषफल चाहिए तो मुझे इसमें 13 जोड़ना पड़ेगा, और जैसे ही मैं इसमें 13 जोड़ूंगा तो भाई ये 200 से ऊपर पहुंच जाएगी। कितनी हो जाएगी, ये 205 हो जाएगी, जो कि गलत होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन है 100 और 200 के बीच की संख्या बतानी है। आशा करता हूं ये चीज समझ गए होंगे बेटा। किसी को कोई दिक्कत किसी भी तरह की आई हो, मैं फिर कह रहा हूं कमेंट करके बता दिया करो। मैं आपके डाउट कमेंट में जो आप पूछते हो बेटा बता देता हूं अगली क्लास में, तो इसलिए कमेंट जरूर कर दिया करें किसी भी तरह की कोई दिक्कत बच्चे को। ठीक है बेटा, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी संख्या का 7/18, ये 7/18 है बेटा, कभी 7118 सोचो इसको। 7/18 उस संख्या के 20% से 25 अधिक है तो वह संख्या क्या है। ये चीज मैंने पहले भी बताई थी कि जब भी कोई फ्रैक्शन वैल्यू आएगी उसके साथ हमेशा बेटा एक वर्ड जुड़ा होता है, या तो का या की या के। और जिस चीज का फ्रैक्शन होता है
वह उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जिसे आप हर कहते हैं नीचे वाली वैल्यू वो होती है। जैसे किसका 7/18 है ये, तो आप कहेंगे भैया संख्या का, किसका, संख्या का, कितना, 7/18। तो मैंने मान लिया वो संख्या कितनी है, 18, ठीक है। और 18 का 7/18 करूंगा तो कितना मिलेगा, 7। उस संख्या के 20% से, अरे भाई 18 वो संख्या है, इसका 20% अगर मैं करता हूं तो 18 दूनी 36 कितना आता है, 3.6 से ये 7 जो है वो 3.6 से ज्यादा है। अरे कितना ज्यादा है, 3.4 ज्यादा है। और क्वेश्चन में कह रहा है कितना ज्यादा है, 85 ज्यादा है। तो इस 3.4 की वैल्यू कितनी है भाई, 85। पॉइंट हटेगा, 0 बढ़ जाएगी, 17 दूनी 34, 17 पंजे 85, 50 बार कट गया, 2 से कट जाएगा कितनी बार, 25 बार। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई भाई, सिंगल। अगर यूनिट वैल्यू की बात करूं, ये यूनिटरी मेथड है बेटा, जब आप एक की वैल्यू निकाल के कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है ना। तो एक की वैल्यू कितनी आई, 25। क्या पूछा, वह संख्या क्या होगी, संख्या कितनी मांगी थी, 18। तो 18 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 पंजे 90, 0 9, 18 दूनी 36 और 9 45, यानी कि आंसर विल बी 450। क्लियर है बेटा। आई थिंक कि ये चीज आपको समझ आ गई होगी बहुत अच्छे से, वेरी गुड। अच्छे तो बच्चे आपको ही है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके सामने ये रहा है, ए और बी का आयु का अनुपात 11:13 है। ए और बी समझिएगा बेटा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी की जो आयु का अनुपात है वो कितना है, 11:13 है, तथा बी की आयु सी की आयु का 2/3 है। अरे किसका 2/3, फिर से का आ गया, जैसे ही फ्रैक्शन आया एक वर्ड आपके सामने आ गया का, ठीक है। किसका 2/3, सी की आयु का, यानी कि सी की कितनी है 3, बी की कितनी है 2। तो भाई बी और सी में जो रेशो बनेगा कितने का बनेगा, 2:3। आगे बढ़ते हैं। और सी की आयु डी की आयु का, फिर से कहा गया, किसका, डी का, कितना है 4/5। तो भाई डी जो है वो 5 और सी जो है वो 4 होगा। अरे क्लियर है। यदि बी की आयु 26 तो सी की आयु ज्ञात करो। देखो ये क्वेश्चन वैसे बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को अच्छा बनाया जा सकता था। कैसे, ध्यान देना। अब उसने रिलेशन बी और सी में पूछ लिया भाई, और जबकि बी और सी का रेशो भी उसने दे रखा है, तो यहाँ तो मुझे कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। अगर मैं सिर्फ इस क्वेश्चन की बात करूं तो बी 2 की वैल्यू 26 है, 13 दूनी 26, तो 3 की कितनी होगी 39। यहाँ तो सीधा आंसर आपका 39 आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है, क्योंकि बी का दे रखा, सी का पूछा है। और बी और सी में मुझे ऑलरेडी रिलेशन पता है कि वो इसका 2/3 है, 2/3 है। लेकिन अगर यहाँ पे वो ए का दे के डी का पूछ लेता, यानी कि किसी ऐसे का देता कि जिनमें आपस में दोनों में रिलेशन ना होता, जैसे ए और बी में रिलेशन है, ए और सी में नहीं है ना, ए का दे के सी का पूछ लेता, बी का दे के डी का पूछ लेता, उस कंडीशन में क्या करते हैं वो भी मैं बता देता हूं बेटा। कंडीशन कुछ भी बन सकती है। अब फिलहाल मैं इस वाले को मिटा रहा हूं नीचे से। उस कंडीशन में आपको ए बी सी और डी इन चारों में एक रिलेशन बनाना पड़ता बेटा, फिर चाहे जिस मर्जी का पूछ ले, फिर कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि आपका एक चारों में रिलेशन बन चुका होगा। कैसे बनेगा, ए बी सी डी 4 रेशो है, जहां ए और बी कितना है 11:13। भाई जो जिसका रेशो दे रखा उसके नीचे लिखा जाएगा, ए 11 है, बी 13 है, बी कितना है 2, तो ये 13 के नीचे ही आएगा। और सी कितना है 3, उसी तरह से सी कितना है अगले में 4, तो 3 के नीचे ही आएगा। और डी कितना है 5 है। कोई दिक्कत किसी तरह की यहाँ पर। अब ध्यान देना बेटे, कुछ स्पेस खाली आपको दिखाई दे रहे हैं। इनको अगर मैं इस तरह से कहूं कि भाई ये कुछ प्लॉट आपके घर के बराबर में खाली है, और अगर घर के बराबर में प्लॉट खाली है तो गाड़ी तो आपकी खड़ी होनी है वहां, है ना। अरे दबंग आदमी हो भाई। तो ये जो जगह खाली है 13 के बराबर में, तो यहाँ भी 13 आ गया और यहाँ भी 13 है। ये 3 के बराबर में खाली है, यहाँ पे 3 आ गया। 2 के बराबर में खाली है तो 2, ये 4 के बराबर में खाली है तो क्या आ गया 4। अब मर्जी चाहे जिसका रिलेशन देके जिसका पूछ ले, मान लो बाई चांस की बात कर रहा हूं कि वो बी और डी में रिलेशन पूछ लेता कि बी की आयु 26 वर्ष है, जैसे उसने याद रखी बी की आयु 26 वर्ष है, तो डी की आयु क्या होगी। अगर वो डी की पूछ लेता तो भाई मुझे ए और सी से कोई मतलब नहीं था फिर, ठीक है। तो फिर कुछ नहीं करना, आपको बी की आयु 13 दूनी 26, 26 चौक जो भी बैठेगा की बराबर रख देना 26 के। ध्यान देना, अगर मैं बात करूं बी की आयु कितनी दे रखी है, पहले जो कट रहा है काट देंगे, अगर इस तरह से भी काट सकते हैं, 13 से 13 खत्म, तो 4 दूनी 8,
8 की वैल्यू कितनी दे रखी है 26 वर्ष, तो 5 दिया 15 की वैल्यू आपको पूछी है। ठीक है ना, इस तरह से भी आप कर सकते थे। जैसे ये कट जाएगा कितने से 2 से कट रहा है, 2 से कट जाएगा कितनी बार आपका ये 4 बार, और 2 से कट जाएगा 13 बार, तो 13 इंटू 15/4। तो जो आंसर आएगा बेटा डी की आयु 13 इंटू 15 और बटे में 4, 15 थी 45, 4 15 कम 15 और 4 19 और बटे में 4, तो 4 चौक 16, बचेंगे 3 35, 8 चौक 32, 3 फिर से 30 आ जाएगा, 7 चौक 28, 5, तो 48.75। बेटा उस कंडीशन में आंसर कितना आता आपका 48.75। ये मैंने आपको तब बताया कि जब आपको तीनों चारों में रिलेशन बनाना हो। क्लियर है बात? लेकिन अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो सिंपल बी और सी में दे रखा है, आप रिलेशन बनाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7, ए और बी किसी कार्य को पूरा करने के लिए 600 रुपए में ठेका लेते हैं। ए अकेला किसी काम को 6 दिन में, बी अकेला उसे 8 दिन में कर सकता है तथा सी की सहायता से वे इसे 3 दिन में पूरा करते हैं। तो इस धनराशि में सी का हिस्सा बेटा पूछा है कितना होगा। अब मुझे एक चीज बताना, मान लो आप किसी काम को करवा रहे हो किसी मजदूर से, 3-4 मजदूर आपके पास काम कर रहे हैं, आपका काम कर रहे हैं, कुछ भी काम, तो आप उन्हें जो मजदूरी देंगे वो उनकी कार्य क्षमता के हिसाब से तो देंगे। अरे एक मजदूर ठाली बैठा कुछ करता ही नहीं, क्या उसे पैसे दोगे? और एक मजदूर बहुत काम कर रहा है, तो जैसी जिसकी क्षमता वैसा ही उसका हिस्सा। सिंपल सी बात है। तो अगर पैसा बांटना है तो भाई क्षमता के अनुपात में बांट दो, और क्षमता निकालना मैं पुराना वीडियो में बता चुका हूं बेटा। अगर मैं डेली कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए भाई मेरी पुराने लेक्चर भी देखते रहा करो, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट पहले आ चुका है और उस पर अगर मुझे क्वेश्चन मिलेगा तो मैं फिर डायरेक्ट कराऊंगा, लेकिन बता जरूर दूंगा कि ये मैंने करा चुका हूं। अब ध्यान देना बेटा, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 6 दिन में, बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 8 दिन में, और सी की सहायता से, समझना बेटा, सी की सहायता से वे का मतलब ए और बी, सी की सहायता से, अरे ए भी करेगा, बी भी करेगा और सी भी करेगा, कितने दिन में 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। एलसीएम कितना आया तो आप सब बता देंगे भाई, 24 एलसीएम आएगा, यानी कि 24 वो काम रहेगा। 6 दिन में 24 काम हो रहा है तो एक दिन में कितना होगा 4, 24 काम 8 दिन में हो रहा है तो एक दिन में कितना होगा 3, 24 काम 3 दिन में हो रहा है तो एक दिन में कितना होगा 8। ए अकेला जब काम करता है तो क्षमता कितनी 4, इसको 4 क्षमता के पैसे मिलेंगे, 4 काम करता है, ये 3 करता है, और तीनों मिलकर कितना कर रहे हैं 8। अरे 8 तीनों ने मिलकर किया, जबकि ए और बी ने कितना किया इनमें से 4 और 3 7, तो सी ने अकेले ने कितना किया होगा। तो मैं कह सकता हूं सी की जो क्षमता है वो एक काम करने की है या नहीं है, क्योंकि 8 एफिशिएंसी तीनों की थी बेटा, ए बी और सी तीनों की थी, तीनों मिलकर 8 काम कर रहे हैं, जिनमें से ए और बी कितना कर रहा है 7, तो सी कितना कर रहा होगा एक काम कर रहा होगा। क्लियर है, यानी कि एक काम के पैसे मिल जाएंगे। इसको कितने काम के मिलेंगे 4, इसको 3, इसको एक काम के पैसे मिलेंगे, यानी कि टोटल 600 रुपए के कितने हिस्से होंगे 4 और 3 7 और 1 8, 8 की वैल्यू कितनी है 600, इसको तो एक के मिलेंगे ना, एक की वैल्यू कितनी होगी 8 7 56 और 8 पंजे 40, 75 रुपए मिलेंगे, यानी कि आंसर आपका 75 होगा। क्लियर है बेटा? किसी को कोई डाउट किसी भी तरह का हो तो पूछ लेना। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 7 8 जो भी है, एक कक्षा के 42 छात्रों का औसत वजन 28 किलो है। कक्षा में एक विद्यार्थी और प्रवेश ले तो सभी विद्यार्थियों का वजन 1 किलो बढ़ जाता है, तो नए विद्यार्थी का वजन कितना है बेटा। अच्छा क्वेश्चन है, एवरेज से अक्सर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि कभी कोई आ जाए ग्रुप में या कोई छोड़ के चला जाए। ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। पहले कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट अप्रोच बताऊंगा। एक कक्षा के 42 छात्र हैं बेटा, अगर कक्षा के 42 छात्र हैं, एवरेज में मैंने बताया था कि एवरेज कहता है कि सब बराबर हैं, इक्वली डिवाइड करना है सबको, जितना जिसके पास है सब में बराबर बटेगा। तो भाई कितने किलो है 28, अगर मैं 42 इंटू 28 की बात करूंगा तो आपको इन 42 बच्चों का औसत वजन जो 28 किलो है टोटल योग मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 8 चौक 32, 32 4 36 और 1 37 का 7, हाथ से लगे 3, 4 दूनी 8 और 3 11। अरे कितने किलो 1176 किलो।
अब क्या कह रहा है कि कक्षा में एक विद्यार्थी और आ गया, अरे 42 से कितना हो गया 43, और औसत वजन कितना बढ़ गया 1 किलो, यानी कितना हो गया 29। जब मैं 29 और इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 दूनी 6, 9 तिया 27 का 7, यहां से लगे 2, 3 दूनी 36, 6 42, 42 और 2 44 का 4, यहां से लगे 4, 4 दूनी 8 और 4 12, कितना हो गया बेटा 1247 किलो। ठीक है। अब जब 42 बच्चे थे तो योग 1176 था, 43 हो गए तो योग 4247 हो गया, तो भाई कितना बढ़ा, अरे जितना उस एक बच्चे का होगा उतना ही तो बढ़ा, तो कितना बढ़ा माइनस कर देंगे। तो भाई जब मैं माइनस करूंगा तो 7 में 6 गया 1, 14 में 7 गए 7 और 1 में से गया 0, यानी कि कितना बढ़ेगा 71 किलो। डी ऑप्शन। ये तो आपको मल्टीप्लाई वाला तरीका, जहां मल्टीप्लाई करने में बेटा समय भी वेस्ट होगा। ठीक है, समय इतना नहीं होता, आप एसएससी की बात कर रहे हैं बेटा। ठीक है, 1 घंटा मिलता है मात्र, जीडी में चलो 1.5 मिल गया। ठीक है, लेकिन और भी एग्जाम देने हैं, उससे ऊपर के एग्जाम भी हम देंगे जरूर, ऐसी बात नहीं है। तो भाई जितना अप्रोच आपका सही होगा, ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूं भाई, गधे बन के दौड़ोगे सिलेक्शन नहीं होगा, घोड़ा बनना ही पड़ेगा दौड़ने के लिए। ठीक है, असली में तो तुम चीते हो वैसे। आगे बढ़ते हैं। अब इसकी सही अप्रोच क्या होगी क्वेश्चन को करने की, तो आप सब देखेंगे बेटा स्क्रीन के ऊपर, सबकी नजर मेरी तरफ होनी चाहिए इस टाइम पे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 42 छात्रों का औसत वजन 28 किलो है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इस तरह से भाई मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं कि क्लास में 42 बच्चे बैठे हैं और सब 28 रुपए लेके बैठे हैं। 28 किलो वजन है ना, उसको थोड़ी देर के लिए पैसा मान ले, पैसों से जल्दी समझ में आ जाता है ना, पैसों के ज्यादा लगाव होता है सभी को। 42 छात्र हैं, वो सब 28 रुपए लेके बैठे हैं। एक बच्चा आया, नया विद्यार्थी जो आया, उसके आने से इन सब पे कितना बढ़ गया 1 किलो बढ़ गया। अरे बढ़ा कहां से होगा, मतलब 1 रुपया बढ़ गया। कैसे बढ़ा, जो नया आया उसने बांट दिया होगा, उसने दिया होगा ना सभी को। कितने बच्चों को दिया होगा 42 को। अब मैं आपसे पूछूं कि अगर 42 बच्चों में 1-1 रुपया बांट रहे हो तो कितना बांट दोगे, आप कहेंगे भैया 42 रुपए बट गए। अरे बट गए, और उसने इसलिए बांटे ताकि वो इन सब के बराबर हो जाए, क्योंकि वो ज्यादा लाया होगा, ये इन सब पे कम है। अगर भाई ग्रुप में बैठना है तो एवरेज के अकॉर्डिंग सबको बराबर होना पड़ेगा। अगर तेरे पास ज्यादा है तो तू इनको दे, और तेरे पास कम है तो ये तुझे देंगे, होना इक्वल है बेटा। तो उसने इसलिए बांटे कि वो भी इन सब के बराबर हो जाए। इन सब के पास 1-1 रुपया लेने के बाद पहले 28 था, अब 1-1 और मिल गया, यानी कितना हो गया, तो आप कहेंगे 29 किलो हो गया होगा। तो उसने अपने पास 29 बचाए होंगे, तभी तो इनके बराबर होगा। 42 बांट दिया, 29 बचा लिया, लेके कितना आया होगा 71। यही आपका आंसर था। क्लियर है, कुछ नहीं करना बेटा, कोई मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है पूरे एवरेज में। अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए, ठीक है, तो मैं ये दावा करता हूं कि आपका 95% एवरेज इस एक कॉन्सेप्ट से खत्म हो जाएगा, इस एक सोच से ही खत्म हो जाएगा बेटा। कोई गुना भाग की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन ध्यान से समझना बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बेटा बहुत जल्दी से वीडियो को पॉज करके सोल्व करने की कोशिश किया करो, बार बार कह रहा हूं बेटा ये बात, ठीक है ना। जब तक खुद नहीं एक उम्मीद जगाओगे अपने अंदर, जब तक सिलेक्शन नहीं है। मैं तो कराता रहूंगा, आप करते रहोगे, क्या फर्क पड़ता है। जब तक खुद नहीं करोगे जब तक कुछ नहीं होने वाला, तो खुद करना पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करा करो और पहले क्वेश्चन को सोल्व किया करो। एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे स्टेशन को 18 सेकंड में, 120 मीटर लंबे दूसरे स्टेशन को 15 सेकंड में पूर्ण रूप से पार कर जाती है। अरे भाई एक स्टेशन है 162 मीटर लंबा है, जिसे एक रेलगाड़ी कितने सेकंड में पार कर रही है 18 सेकंड में। दूसरा स्टेशन है जो कि 120 मीटर लंबा है, इसे रेलगाड़ी कितनी देर में पार कर रही है 15 सेकंड में। अरे कितनी देर में पार कर रही है 15 सेकंड में। तो आप एक बात बताना, जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो भाई वो अपनी लंबाई और उस प्लेटफॉर्म की लंबाई के योग के बराबर दूरी चलेगी नहीं चलेगी। अब प्लेटफॉर्म तो 162 मीटर ये वाला है, 120 मीटर ये वाला है, ट्रेन तो एक ही है, यानी कि इस कंडीशन में वो कितना ज्यादा चल रही है, तो आप कहेंगे भैया 42 मीटर ज्यादा चल रही है। अरे कितना ज्यादा चल रही है 42 मीटर। कितना समय ज्यादा ले रही है, यहां 15 यहां 18, कितना समय ज्यादा ले रही है 3 सेकंड। तो 42 मीटर 3 सेकंड में चली है नहीं चली, तो 42 मीटर दूरी बटे समय क्या होता है 4। अरे वाह,
आपको तो पता है, यानी कि उस रेलगाड़ी की स्पीड कितनी होगी बेटा 14 मीटर पर सेकंड, 14 मीटर प्रति सेकंड। अब उसने स्पीड नहीं पूछी, अगर स्पीड पूछता तो आंसर यहीं आ गया था बेटा, यहीं खत्म था क्वेश्चन। लेकिन उसने पूछी है रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। अब रेलगाड़ी की लंबाई या तो इससे निकाल लेते हैं, इससे निकाल लेते हैं, किसी भी निकाल लो। कैसे निकलेगी, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल कितनी है रेलगाड़ी की 14, दूरी कितनी तय करी, अगर मैं इस वाले स्टेशन से निकालूंगा तो 120 तो स्टेशन की लंबाई चलेगी, x मीटर उसकी खुद की लंबाई होगी, कितने समय में 15 सेकंड में। मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 चौका 60, 6 15 कम 15 6 21, 210 बराबर 120 प्लस x, 120 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 90 मीटर। अरे कितनी आ गई 90 मीटर, आपका आंसर होगा ए ऑप्शन। उम्मीद करता हूं ये बात समझ आ गई होगी, क्लियर है, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। अगला क्वेश्चन ज्यादा आगे, हाँ जी इससे पहले तो हो गया ना, हाँ ये हो चुका है, ये वाला क्वेश्चन। 3 व्यक्ति ए बी और सी जिनके वेतन का योग 72,000 है, वह अपने वेतन का क्रम से 80% 80% और 75% खर्च कर देते हैं। यदि इन तीनों की बचत का अनुपात 8:9:20 हो तो ए का वेतन कितना होगा। बेटा ध्यान देना, अगर मैं ए की बात कर रहा हूं तो ए 80% खर्च कर रहा है। अरे कितना खर्च कर रहा है बेटा 80, ये इसका खर्च है, क्या है बेटा खर्च, और ये है बचत। और अगर मैं वेतन की बात करूं तो वेतन होता है खर्च प्लस बचत, ये सभी जानते होंगे, ठीक है, इतना तो सभी जानते हो, नौकरी की तैयारी कर रहे हो भाई, वेतन का तो पहले ध्यान रखा जाता है, और वेतन में इतना खर्च करना बचाना कितना ये भी सब सोच लेते हैं, तो इतना तो जानते हैं। 80% खर्च कर रहे हैं, बचा कितना रहे हैं 20% बचा रहे हैं, सिंपल सी बात है, बी पे आते हैं। समझते रहना बेटा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, लेकिन जिस अप्रोच से मैं आपको करा दूंगा, मैं कह रहा हूं जिंदगी भर नहीं भूलने बेटा, ठीक है, और रटना नहीं है, समझना है, ताकि इस तरह के कितने भी क्वेश्चन आप आ जाए, इससे रिलेटेड कितने भी क्वेश्चन आ जाए आपको दिक्कत ना हो। बी कितना खर्च कर रहा है 85%, बचा कितना रहा होगा 15%, वेरी गुड। सी पे आते हैं, सी कितना खर्च कर रहा है 75%, बचा कितना रहा है 25%, कितना बचा रहा है 25%। अब मुझे एक बात बताना बेटा, अगर मैं इनके रेशो की बात करूं तो ये 4:1 के अनुपात में खर्च कर रहे हैं और बचा रहे हैं। 4 रुपए खर्च करके 1 बचा रहा है, 5 से कट जाएगा 17 बार, और 5 से कट जाएगा 3 बार, 17 खर्च करके 3 बचा रहा है, और ये 25 से कट जाएगा 3 बार, और 25 से कट जाएगा 1 बार। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आपने नॉर्मल एक रेशो बनाना है, ठीक है। लेकिन जब मैं देखता हूं यार ए बी और सी की बचत आपके अकॉर्डिंग कितनी आई क्रम से 1 3 और 1, ये बेटा जो मैं सर्कल के अंदर कर रहा हूं ये बचत है जो आपने निकाली है, लेकिन क्वेश्चन में बचत कितनी दे रखी है 8:9:20। यही खेल खत्म है बेटा क्वेश्चन का। बस जिसने ये समझ लिया, यानी कि आपके इस एक की वैल्यू क्वेश्चन के कितने के बराबर है 8 के, तो इसको 8 बनाने के लिए भाई किससे मल्टीप्लाई कर दी 8 से। आप मुझे बताएंगे बेटा, अब वेतन आपका निकल जाएगा तीनों का, 8 चौक 32 रुपए खर्च कर दिए इन्हें, और 8 एकम 8 रुपए बचा लिए। 32 रुपए खर्च करने के बाद 8 रुपए बचा रहे हो, अरे कमा के कितना लाए हो जेब में 40। अब आते हैं बी पे, बी की बचत कितनी है 9, इसके अकॉर्डिंग आपने कितना बचाया 3, इस 3 को 9 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दी, अरे भैया 3 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे। 51 रुपए बी खर्च कर रहा है, 3 या 9 रुपए बचा रहा है, 51 रुपए खर्च करके 9 बचा रहा है, कितना कमाया होगा 51 और 9 60। सी पे आते हैं, सी की बचत कितनी है 20, यहां पर कितनी है 1 को 20 बनाने के लिए 20 से गुना कर दी दोनों तरफ, वेरी गुड। 20 दिया 60 रुपए खर्च करके 20 से कम 20 रुपए बचा लिए, 60 रुपए खर्च करे 20 बचा लिए, कमाया कितना 80। अरे कितना कमाया 80, ए ने 40 कमाया, बी ने 60, सी ने 80, तीनों ने मिलकर अगर मैं देखूं तो भाई कितना कमा लिया 180। और इस 180 की वैल्यू क्वेश्चन में कितने रुपए के बराबर दे रखी है, वेतन का योग कितना तीनों का 72,000। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 चौक 72, 400। अरे एक की वैल्यू कितनी आ गई 400। क्या पूछा ए का वेतन कितना, अरे ए का वेतन कितना है 40, तो 40 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से भाई 4 चौक 16 के पीछे 3 जीरो चिपक गई,
तो 16,000 रुपए। आंसर आपका ए ऑप्शन। क्लियर है बात? अरे उम्मीद है कुछ हो जाएगा, है ना? तो भाई मेहनत कर लो, बिल्कुल हो जाएगा। इतने अच्छे तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, कोई दिक्कत परेशानी हो मुझे फिर भी बता दिया करो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेरी गुड। दो संख्याओं का योग, तो नहीं 2 है बेटा, दो संख्याओं का योग 342 है, उनका HCF 19 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव होंगे? यहां से फिर वही बात आ गई बेटा HCF की। फैक्टर के बारे में मैंने बताया था कि फैक्टर क्या होते हैं, जैसे मैंने 12 के फैक्टर का एग्जांपल दिया था, 1 2 3 4 6 और 12। अरे जो भी फैक्टर हैं ये सब ऐसे नंबर हैं जो इस टेबल में, सुनना ध्यान से भाई, जो इस टेबल मतलब टेबल कह रहा 12 को क्या करेंगे, विभाजित करेंगे, 12 के टेबल में आपको मिल जाएंगे। जैसे अगर मैं 12 की बात करूं तो 1 इंटू 12 बनाएगा, 12 को मैं अगर मैं तोड़ू 2 इंटू 6 बनेंगे, 3 इंटू 4, ठीक है, यानी कि ये सब 12 में है ऑलरेडी। ठीक है, तो भाई ये चीज ध्यान देना कि अगर कभी भी फैक्टर की बात कहेगा, HCF की बात कहेगा, तो जो HCF होगा वो उस संख्या में ऑलरेडी इंक्लूड होगा। जैसे इस 12 में 1 भी है, इस 12 में 2 भी है, इस 12 में 3 भी है, इस 12 में 4 भी है, 6 भी है और 12 भी है। ठीक है ना? तो भाई ध्यान देना मेरी बात कि अगर कभी भी HCF देगा तो हमेशा भाई उसके मल्टीपल में ही आप नंबर मान लेंगे, क्योंकि HCF का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो नंबर होंगे वे दोनों, दो संख्याएं जो हैं ये दो, वो 19x और 19y होंगी। अरे होंगी या नहीं होंगी? अब चूंकि 19 आपने ऑलरेडी कॉमन ले लिया दोनों में, और HCF होता है क्या है, हाईएस्ट कॉमन। हाईएस्ट कॉमन का मतलब सबसे बड़ा जो है वो कॉमन ले लिया, अरे बिल्कुल निचोड़ लिया मतलब। ठीक है, इससे और कुछ नहीं मिल सकता इससे ज्यादा। यानी कि 19 से अलावा ये जो x और y बचेंगे इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ठीक है, ये आपस में कैसे होंगे बेटा, को प्राइम होंगे। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो उन संख्याओं को सह अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सह अभाज्य संख्याएं, जब कुछ भी कॉमन ना हो, 1 के अलावा। 1 तो सब में कॉमन होता है। तो ये जो x और y दो नंबर इनके साथ आपने मल्टीप्लाई करी है, ये आपस में बेटा को प्राइम होंगे, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतनी सी बात, ये थोड़ा सा बेसिक मैंने आपको बता दिया था बेटा। ठीक है, नोट डाउन कर लो, इसको मैं मिटा रहा हूं फिलहाल। अब क्वेश्चन पे आते हैं, जिस क्वेश्चन की हमने बात की कि दो संख्याएं हैं जिनका HCF 19 है और योग कितना है 342। तो एक संख्या 19x होगी, दूसरी 19y होगी, इनका योग 342 है। ठीक है, 19 कॉमन ले लिया, x प्लस y आया 342, 19 से कम 19, 19 अट्ठे 162। ठीक है, तो ये 18 बार कट जाएगा, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई भाई 18। अब ये ध्यान देना बेटा, कितने जोड़े संभव होंगे या कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं? दो सह अभाज्य संख्याओं का योग 18 है, ये दोनों सह अभाज्य होंगे, अभी बताया मैंने, यानी कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा बेटा। ऐसे कितने जोड़े बनेंगे? सबसे पहला जोड़ा आपको दिखाई दे रहा है 1 प्लस 17 का, 1 और 17 में कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा। दूसरे की बात करूं, देखो 2 और 16 नहीं होगा भाई, मैं फिर भी बता रहा हूं 2 और 16 नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों में अगर मैं कॉमन की बात करूं तो इन दोनों में क्या कॉमन होगा 2, HCF इन दोनों का 2 होगा, तो 2 और 16 नहीं हो सकता, इसको हटा देता हूं मैं। इसके बाद 3 और 15 भी नहीं होगा, 4 और 14 भी नहीं होगा, 5 और 13 एक ये बनेगा, और इसके बाद 6 और 12 भी नहीं होगा, 7 और 11, फिर 8 और 10 भी नहीं होगा, और 9 और 9 भी नहीं हो सकता, तो फिर तो ये रिपीट होने शुरू हो जाएंगे, यानी कि कितने जोड़े बनेंगे 3 जोड़े बन जाएंगे। अरे कितने जोड़े संभव होंगे? 3 जोड़े संभव होंगे बेटा, ए ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी बच्चे को किसी तरह की हो फिर भी बता देना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेरी गुड। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें से 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। निर्वाचित का मतलब होता है बेटा जीत जाता है, जिस बच्चे को ना पता हो लिख लेना अलग से, जीत जाता है। तो चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या क्या होगी? यानी कि जब कोई बच्चा कह रहा मतलब उम्मीदवार चुनाव हारा भी होगा,
अब हारा होगा उसे कुछ वोट तो मिले ही होंगे ना बेटा, तो वो आपसे पूछे हैं कैसे निकलेंगे, ध्यान देना। अब जो वोट डले, अरे थोड़ा तेज तो नहीं हो रहा, जल्दी तो नहीं है भाई, कमेंट कर दिया ना अगर किसी को ऐसा लगे कि बहुत तेजी से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी तेज नहीं होनी चाहिए, वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल आराम से पढ़ाने की, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को लगे तो बेझिझक बता सकते हो। आप मुझे एक बात बताना, 100% वोट डले होंगे जिसमें से एक को कितने मिले, जो जीत गया 63, तो दूसरे को 37 ही तो मिले 100 में से। अरे मिले या नहीं मिले, मिले, बिल्कुल मिलेंगे जी। अगर मैं जीतने वाले की बात करूं तो भाई इसको 63 इसको 37 कितने से जीत गया, तो आप इन दोनों का अंतर, इसको 63 है इसको 37 है, कितने ज्यादा मिले, तो आप कहेंगे 26 ही तो ज्यादा मिले भाई, 7 6 13 और 3 और 3 6, 26 ही तो ज्यादा मिले, और ये 26 वोटों से ही तो जीत गया होगा, कितने में, अगर टोटल 100 है। और ये 26 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है भाई मेरे, 650। अरे कितनी दे रखी है, 650। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, 0 और 2 से कट जाएगा 25 बार, तो एक की कितनी आ गई भाई, 25। तो क्या पूछा, हारने वाले को कितना मिला, अरे हारने वाले को कितना मिलेगा, 37 ही तो मिला था, तो 37 इंटू 25 जब मैं करूंगा 7 पंजे 35, लास्ट में देखो एक ऑप्शन ही ऐसा है जिसमें 5 आ रहा है, तो आंसर 925 आएगा बेटा। इतना भी देख लिया करो एक बार, ऑप्शन पे भी नजर मार लिया करो, लास्ट में 25 से 5 है यानी कि ऑप्शन में 0 है, तो एक ऑप्शन एक ही है सही आंसर, इतना तो कॉन्फिडेंस अपने अंदर भी होना चाहिए, ठीक है, कि आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक पंखे का मूल्य 1500 रुपए है, उसके सूची मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है, अब किसी ग्राहक को कितना अतिरिक्त बट्टा दिया जाए। ध्यान देना बेटा, दो तरह के कस्टमर है, एक रेगुलर कस्टमर सभी के लिए सेम है, अब कोई दूसरा घनिष्ठ आ गया, घर परिवार का रिश्तेदार का आ गया, तो उसको थोड़ा एक्स्ट्रा दे दिया, यही कह रहा है वो। एक पंखे का मूल्य 1500 है, उसके सूची मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है, सभी को देंगे वो तो। अब किसी ग्राहक को कितना अतिरिक्त बट्टा दूं कि उसका शुद्ध मूल्य 1104 रुपए हो जाए, यानी कि जो पंखा 1500 रुपए का था वो इस स्पेशल कस्टमर को 1104 का मिलना चाहिए। अब बात करते हैं कैसे कैसे मिलेगा, ध्यान देना। 1500 रुपए पर एक रेगुलर डिस्काउंट जो सभी के लिए है वो कितना है, 20%। अरे 1500 पर 20% का अगर मैं बट्टा दे दूंगा तो भाई कितने रुपए का डिस्काउंट दे दिया, 300 का। तो 1500 की चीज 300 के डिस्काउंट पर कितने की मिलनी चाहिए थी, 1200 की मिलनी चाहिए थी सभी के लिए, लेकिन चूंकि वो स्पेशल कस्टमर है कितने की मिली, 1104। अरे कितना एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिला, तो कितना मिला, 6 और 9, कितना मिला, 96 रुपए का, यानी कि उसको 96 रुपए का अतिरिक्त बट्टा दिया गया होगा, क्योंकि यहां परसेंट की बात हो रही है, तो 96 रुपए का बट्टा दिया गया कितने पर, 1200 पर, तो 96 का बट्टा 1200 रुपए तो दिया और इंटू में 100, 12 8 96, 8%। तो कितना परसेंट अतिरिक्त लिख देना बेटा, यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन कोई नहीं, अंडरस्टूड है ऑप्शन देख के, ठीक है, कितना है 8%। बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है, यहाँ परसेंटेज भी लिख लेना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल सी बात है भाई, जितना अतिरिक्त सबको मिल रहा है, जितना सबको मिल रहा है डिस्काउंट वो तो मिलेगा ही मिलेगा, कितने रुपए का, 300 का। 1500 के पंखे पर 300 का डिस्काउंट कितने का मिलना चाहिए, 1200 का, लेकिन मिला कितने का, 1104। अरे कितने का मिला, 1104, कितना अतिरिक्त बट्टा मिला, 96 रुपए का, कितने पर, 1200 पर गुना 100, परसेंटेज आ गया 8%। वेरी गुड, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा है, जल्दी से पढ़ेंगे। दो संख्याओं के मैसे और लैसे का योग 680 है, यदि इनका लैसे, लैसे बेटा एलसीएम होता है आप सब जानते होंगे, और मैसे एचसीएफ होता है, जिसे ना पता हो लिख लेना। दो संख्याओं के मैसे तथा लैसे का योग 680 है, इनका लैस है मतलब एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना है। एलसीएम को एल लिख लिया, एचसीएफ को एफ लिख लिया थोड़ी देर के लिए, ठीक है। 84 गुना है एच का, अगर दुगुना होता है तो 2 1 का रेशो बनाते हैं, 3 गुना है तो 3 1 का बनाते हैं, 84 गुना है तो 84 और 1 का रेशो बनाएंगे। ये पॉइंट नहीं है, ये 84 है बेटा, अच्छा सॉरी, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताना बेटा, इन दोनों का योग कितना दे रखा है, 680, इन दोनों का तो योग दे रखा है ना एलसीएम और एचसीएफ का, तो 84 और 1 85, इन दोनों का योग बैठेगा, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 680। तो यहां से 1 की वैल्यू फिर से आप फाइंड आउट करेंगे, 17 पंजे 85, 17 चौका 68, 40 और 5 से कट जाएगा कितनी बार, 8 बार। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 8, यानी कि एचसीएफ कितना है, 8। अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो 84 था भाई, 84 की वैल्यू निकाल लेंगे,
8 चौक 32, 3 8 64 और 3 67, 672। ये हो गया HCF, समझिएगा ध्यान से, और ये हो गया LCM। अब बचपन से एक फॉर्मूला है जो हर बच्चे को शायद पता होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल, जिसे ना पता हो लिख लेना, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM। HCF कितना है 8, LCM कितना है 8, 672, अरे कितना है 672। अब दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, जिसमें एक संख्या कितनी है 56, तो 56 से भाग दे देंगे, दूसरी आ जाएगी, यानी कि एक अगर x है तो दूसरी y के बराबर कर दिया। 8 7 56, 7 9 63, 4 42, 7 6 42, तो भाई दूसरी संख्या कितनी आ गई 96। तो सही जवाब क्या होगा बेटा आपका 96, बी ऑप्शन। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को वही कमेंट कर देना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। वेरी गुड। शांत जल में एक नाव की चाल, देखिए बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है बेटा, अक्सर पूछ लेता है, तो ध्यान से सुनिएगा, बच्चों को कंफ्यूजन भी बहुत होता है बोट एंड स्ट्रीम में, ठीक है? तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले बता देता हूं आपको कि जब भी बोट एंड स्ट्रीम की बात होगी तो वहां पर दो तरह की स्पीड होती है। एक होती है शांत जल में नाव की चाल, यानी कि अगर पानी रुका हुआ है तो भाई नाव की खुद की जो स्पीड होगी, नाव खुद की स्पीड से जो चलेगी। अगर भाई कोई निर्जीव चीज है, मान लो ये पेन मैं पानी में डाल दूं और पानी रुका हुआ है, तो क्या ये पेन बहेगा? अरे नहीं बहेगा, क्योंकि इसकी खुद की कोई स्पीड नहीं है, ठीक है? लेकिन नाव जो खुद चल सकती है मोटर से, उसकी खुद की तो स्पीड होगी ना। लेकिन अगर यही पेन मैं किसी नदी में डाल दूं, तैरने वाला है प्लास्टिक का भाई, ये मत सोचना डूब जाएगा, ठीक है? अगर यही पेन मैं किसी नदी में डाल दूं जिसका बहाव है, तो ये पेन बहने लगेगा और उस स्पीड से बहेगा जो इसकी पानी की स्पीड होगी, धारा की स्पीड होगी। तो चीजें होती है बेटा दो, शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल। तो समझिएगा, अगर शांत जल में नाव की चाल को मैं थोड़ी देर के लिए x मान लूं और धारा की चाल को y मान लूं, तो चाल दो बनेंगी बेटा यहां सर। एक धारा की दिशा में अगर नाव चलेगी तो नाव अपनी स्पीड से तो बहेगी बहेगी, प्लस थोड़ा सा पानी भी तो उसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिसे बोलते हैं बेटा आपकी धारा की दिशा। धारा की दिशा, बहुत सारे वर्ड का यहां पर यूज किया जाता है। अनुकूल, ठीक है, अनुकूल भी बोला जाता है, जैसे भी लिखा जाता है इंग्लिश में डाउन स्ट्रीम। धारा की दिशा में अगर नाव चलेगी तो नाव अपनी स्पीड से तो चलेगी, प्लस पानी भी उसका थोड़ा साथ देगा, यानी कि जो स्पीड होगी वो x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अरे कितनी होगी? x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर मैं बात करूं धारा के विपरीत, धारा के विपरीत, विपरीत मतलब अगर धारा ऐसे बह रही है और आप ऐसे आ रहे हैं, यानी कि अपोजिट काउंटर है एक दूसरे के, तो भाई क्या होगा? पानी उसको रोकने की कोशिश करेगा, यानी कि उसकी स्पीड को कम करेगा, यानी कि उस कंडीशन में उसको बोला जाता है बेटा अप स्ट्रीम डायरेक्शन या प्रतिकूल। तो उस कंडीशन में जो स्पीड होगी वो कितनी होगी? x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करता हूं ये दोनों चीज समझ आएंगी होगी। अब आपको x प्लस वाई की वैल्यू भी अगर पता है और x माइनस वाई की भी पता है, तो एक बार जोड़ के आधा कर देंगे x मिल जाएगा, एक बार घटा के आधा कर देंगे y मिल जाएगा बेटा। इसीलिए लिख लेना, छोटे छोटे पॉइंट है ना पता होगा, ठीक है? इसीलिए मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया था बेटा क्वेश्चन का। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ, आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना बेटा। चलिए ध्यान देना, शांत जल में नाव की चाल कितनी है, यानी कि x की वैल्यू आपको दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर। नदी में चल रही है जिसमें पानी 4 की गति से बह रहा है, मैंने अभी भाई माना था उसको 4 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं धारा की दिशा की बात करूं तो धारा की दिशा में चाल कितनी हो जाएगी? 10 और 4 14, और धारा के विपरीत की अगर मैं बात करूं तो कितनी हो जाएगी? 10 में 4 के 6। अब ध्यान देना आगे, अब दो तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक नदी में एक स्थान ए से बी तक जाती है, पुनः वापस ए पर आती है, यानी कि यहां से यहां तक गई और वापस यहां तक आई।
अब या तो मैं इस डिस्टेंस को कुछ भी मान लूं x y z, तब सोल्व करो, इक्वेशन बना के थोड़ा लेंथी हो जाता है। एक रेशियो है बेटा, ध्यान देना, स्पीड डिस्टेंस टाइम का मैं चैप्टर भी आपको कराऊंगा क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। उसमें ये चीजें बिल्कुल मैं इलेबोरेट करके आपको बता दूंगा डिस्क्रिप्शन के साथ। आप ध्यान देना, फिलहाल मैं बता रहा हूं कि अगर डायरेक्शन मतलब सॉरी डायरेक्शन नहीं, डिस्टेंस सेम है, जितना दूर जा रहा है उतना ही दूर आ रहा है, तो जो स्पीड का रेशियो है बेटा, जैसे स्पीड 14 है और ये 6 है, वो टाइम के रेशियो का उल्टा होता है। बस ये चीज ध्यान देना कि अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का रेशियो, ये आपकी स्पीड होती है, ये आपका टाइम होता है। क्या होता है? टाइम। स्पीड का रेशियो टाइम का उल्टा है, यानी कि अगर मैं टाइम की बात करूं भाई, इसको काट सकते हैं, काट लो, चाहे आप देख लो 14 3 42 6 7 42, दोनों कंडीशन में डिस्टेंस तो बराबर थी ना। 14 की स्पीड से 3 समय तक चलेगा तो 14 3 42 चल देगा, ये 6 की स्पीड से 7 तक चलेगा तो 6 7 42, डिस्टेंस दोनों ही कंडीशन में कैसी आएंगी? सेम आएंगी। अब क्या कह रहा है, वापस आ जाता है, जिससे उसे कुल 20 घंटे का समय लगता है। जाने में कितना लगा था? 3, आने में कितना लगा? 7, दोनों को मिलाकर कितना लगा? 10, 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? 20, तो एक की कितनी हो गई? 2, या तो टाइम ये वाला ले लो, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 घंटे, यानी कि 6 घंटे तक चलेगा। कितने की चाल से? 14 की चाल से। अगर कोई 14 की चाल से 6 घंटे तक जाएगा तो 14 छिक कितना चल देगा? 84 किलोमीटर, यानी कि वो डिस्टेंस ए से बी तक का कितना होगा? 84 किलोमीटर। आप इसको भी लेके कर सकते थे, 7 की वैल्यू यहाँ से 14 आ जाती, 14 छिक 84 हो जाता। क्लियर है? वैसे ये काटने का कोई जरूरत नहीं थी, 14 से 20, 20 की वैल्यू 20 ही दे रखी थी, ऐसे भी कर सकते थे, एक स्टेप बच जाता। लेकिन सारी चीजें पता होनी चाहिए बेटा, ठीक है ना। अगर आपका कोई लक्ष्य है, मान लो मैं कहूं मेरठ से दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के सारे रास्ते पता होने चाहिए, एक पे जाम लग रहा है तो दूसरे से निकल के चले जाओ, ठीक है ना। लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, लेकिन पहुंचना यही है 84 पे, रास्ता चाहे कोई भी हो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा, 3 प्राकृतिक संख्याओं में प्रथम संख्या व दूसरी संख्या का औसत 25 है। बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल है बिल्कुल। 2 नंबर है बेटा, ए और बी, इनका औसत 25 है। औसत का मतलब ये भी 25 ये भी 25, तो योग कितना होगा? 50 होगा। दूसरी व तीसरी यानी कि बी और सी का औसत 45 है, ये भी 45 ये भी 45, तो योग कितना होगा? 90। तीसरी और पहली यानी कि सी और ए का औसत 50 है, ये भी 50 ये भी 50, तो योग कितना होगा? 100। अगर मैं इन तीनों को जोड़ूं, ए और ए 2, बी और बी 2b, सी और सी 2c, यानी कि ट्वाइस हमने कॉमन ले लिया, a प्लस बी प्लस सी, कितना होगा? 100 150 और 240। अरे 90 50 140 और 100 240, 2 से कट जाएगा तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया? 120। अब क्या पूछा आपसे? तो तीनों संख्याओं का औसत क्या होगा? अगर मैं तीनों का योग पूछता तो योग कितना आ जाता बेटा? 120। लेकिन पूछा क्या? औसत। औसत क्या होता है? योग बटे संख्या। कितनी संख्या है? 3, तो 3 से भाग दे देंगे, तो औसत कितना आ गया? 40, बी ऑप्शन। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी तरह की बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाई बता देना, किसी को ऐसा लग रहा हो कि बहुत स्पीड तेज है तो वो भी बता देना, अगली क्लास से हम कम कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपका, किसी निश्चित धनराशि पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए वार्षिक आधार पर संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज। वेरी गुड भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। और मैं चक्रवृद्धि ब्याज की बात पहले भी कर चुका हूं कि अगर आपको कोई निश्चित धनराशि ना दे रखी हो, यानी कि क्वेश्चन में ये कहे कि निश्चित धनराशि, तो वहां आप धनराशि को किस तरह से मानेंगे? मानने को आप कुछ भी मान लो, 100 200 300, लेकिन क्वेश्चन को आसान भी बनाना है तो उस कंडीशन में आप हमेशा बेटा रेट को पकड़ेंगे। किसको पकड़ेंगे? अरे रेट को। रेट कितना है? 15%। 15% आपका रेट दे रखा है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू अगर मैं बनाऊंगा तो 3/20 बनती है बेटा, ठीक है। परसों कर लेते, मतलब पहले लेक्चर में शायद मैंने आपको ये बताया था ट्री मेथड, तो भाई देख लेना, जिस बच्चे को ये चीज ना समझ में आए पहली वीडियो में देख लेना, शायद पहला या दूसरा ही क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज का, ठीक है ना। बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर आपके लिए। अब क्या करना है? जितना समय दे रखा हो चक्रवृद्धि ब्याज का, उतनी ही पावर बना देंगे नीचे वाली वैल्यू की, 20 का क्यूब, यानी कि मूलधन कितना है? 8000।
अरे मूलधन कितना है 8,000 रुपए को मूलधन मानते हुए आप क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे पूरा। कैसे? अब निश्चित को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। मैंने कहा 8,000 रुपए पर 15% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, बताओ क्या होगा? 8,000 रुपए पर 15% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। देखेंगे बेटा ध्यान से, 15%, 15 8 120 यानी कि 1200, 1200 और 1200 तीनों सेम ही आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी बताया था ये पहली लाइन हमेशा आपकी एसआई बनती है बेटा, साधारण बनती है। तो 3 साल के अगर मैं साधारण की बात करूं तो 12,3600 रुपए आंसर आता साधारण। लेकिन चक्रवृद्धि कब बनेगा ये? जब ये साधारण ब्याज आने वाले हर साल में क्या देंगे? ब्याज। इस एक ब्याज के आगे कितने साल हैं? 2, तो ये आने वाले दोनों साल ब्याज देगा बेटा, इस पे भी देगा और इस पे भी देगा। और कितने परसेंट से? रेट 15 ही रहेगा। तो 1200 का 15% बेटा आप निकालेंगे तो 180 मिलेगा। यहां भी कितना मिलेगा? 180। ये भी 1200 अगले साल ब्याज देगा क्योंकि इसके आगे एक साल है, 180। अब ये भी तो ब्याज था 180, ये भी तो अगले साल देगा। तो 180 का 15% जब मैं करूंगा तो कितना निकल के आएगा भाई? 27। ये पूरा बन जाता है आपका सीआई 3 साल का। कितना बना? ध्यान से समझिएगा, कितना बना? 1200 1200 1200 3600, तो ये हो गया 180 180 180 18 540 ये हो गया, यानी कि 3601 बना, 540 1 और 27 1, तो टोटल बन गया आपका 7 4 2 6 5 11 4161 की वैल्यू क्वेश्चन में भी कितनी दे रखी है भाई? ये 4167 की दे रखी है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात होगी, वरना ये कट जाता, काट लेते इसको। 4167 की वैल्यू 4167 ही होगी। क्या पूछा है? तो इस राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज इसी दर से, यानी कि इस धनराशि कितनी थी हमारी? या फिर 8,000 सही आंसर होगा बेटा। धनराशि कितनी है? 8,000। 4 साल का पूछा ऐसा ही, 4 साल का साधारण हर साल कितना लग रहा है? 1200 रुपए। तो चौथे साल भी 1200 लग जाएगा। तो 1200 1200 1200 और 1200 चौथे साल का, तो कितना हो गया? 12 चौक 4800 रुपए ऐसा ही आ जाएगा बेटा फिर। अरे कितना आ जाएगा? 4800। क्यों? क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आ गई है। अगर ये इसका दुगना होता तो 48 का दुगना 96 हो जाता, मतलब फिर तो रेशो में उसी रेशो में चलेगा। क्लियर है भाई? बार बार देख लेना, रिपीट करके देख लेना, ना समझ में आए, ठीक है? समझ में आना बहुत जरूरी है, ठीक है? वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि 28 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है और लाभ 40% है, ध्यान से देखिएगा, 28 वस्तुओं का क्रय मूल्य है। अरे 28 का जो सीपी होगा वो x के एसपी के बराबर होगा, ठीक है? x के एसपी के बराबर होगा। लाभ 40% है, 40% का मतलब, अरे प्रॉफिट अगर 40% है तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जो बनेगी भाई 2/5 बनेगी, यानी कि 5 रुपए पर 2 का प्रॉफिट है। ये आपका सीपी होता है और ये आपका प्रॉफिट होता है, जो परसेंटेज को इंडिकेट करता है। होता है, इतना तो जानते हैं भाई, नहीं जानते तो मैं बता रहा हूं। प्रॉफिट 40% है का मतलब 2/5 का लाभ है, यानी कि 5 रुपए पर 2 रुपए का लाभ है। अगर 5 की चीज 2 के लाभ पर, तो कितने की बिक गई होगी? 7 की बिक गई होगी। सिंपल सी बात है। सीपी में प्रॉफिट जोड़ दे तो क्या बन जाता है? एसपी। लेकिन यहां पे अगर मैं बात करूं सीपी अपॉन एसपी का मैं रेशियो बनाऊं तो भाई कितना बनेगा? x बटे में 28। x की वैल्यू पूछी थी कब? जब एसपी कितना दे रखा है? 7। अरे सीपी कितना निकल के आया आपका? 5। तो एसपी कितना है? 7। एसपी कितना है यहां से? 7। सीपी कितना है? 5। और इस 7 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 28। 7 की वैल्यू कितनी है? 28। तो इस 5 की तो पूछी है, तो 5 की कितनी हो जाएगी भाई? 7 चौक 28, 5 चौक 20। तो कितनी होगी भाई? 20। अरे क्लियर है? कोई दिक्कत किसी तरह की? वेरी गुड। आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 मतलब 18 है। यदि किसी आयताकार पार्क की लंबाई 20% बढ़ जाए और चौड़ाई 25% कम हो जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत ही सिंपल सा है क्वेश्चन, शायद हर बच्चा जानता होगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं आयत की, तो आयत कुछ इस तरह की आकृति होती है, ये उसकी लंबाई होती है, ये उसकी चौड़ाई होती है। एरिया आप सभी जानते हैं L इंटू बी हो जाता है। अरे एरिया कितना हो जाता है? L इंटू बी। समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले लंबाई की बात करते हैं। L लंबाई कितनी है?
उसने कहा लंबाई 20% बढ़ जाए। अरे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू भाई 1/5 होती है। पहली क्लास में बताया था फ्रैक्शन बनाना, परसेंटेज हटाओ बटे में 100 लगाओ, 20 पंजे 100, बस 5 में 1 बढ़ जाए। अरे पहले लंबाई कितनी थी 5, अब 1 बढ़ गई यानी कितनी हो गई लंबाई 6 हो गई। चौड़ाई पे आते हैं, बी पे 25% कम हो जाए का मतलब है, अरे 25% कम हो जाए यानी कि 1/4, 4 पे 1 कम हो जाए, पहले कितनी थी 4, अब 1 कम हो जाए यानी कितनी हो जाए 3। तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अरे एरिया क्या होगा ध्यान देना, एरिया क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई 5 चौक 20, पहले एरिया कितना था 20, 6 तिया 18, अब क्या हो गया कम हो गया, कितना कम हो गया, अरे कितने की कमी, परसेंटेज में पूछिए भाई, प्रभाव पूछा है कितने परसेंट कम या ज्यादा होगा, ऑप्शन में लिखा हुआ है देखो, तो 2 की कमी, अरे 18 पे हुई है 20 पे, 20 पे हुई है नहीं हुई, जब तो 18 आया, तो 2 की कमी कितने पर 20 पर और गुना में 100, तो क्या आ गया 10%, वृद्धि नहीं कमी हुई थी बेटा, तो 10% कमी आपका आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी तरह की, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा। एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को जो रेलगाड़ी की दिशा में, जब आप समझो ध्यान से, इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सी बात बता देता हूं आपको, जब आप रेलगाड़ी की डायरेक्शन में चलेंगे, यानी कि रेलगाड़ी और कोई अन्य व्यक्ति या दूसरी रेलगाड़ी दौड़ रही है उसी डायरेक्शन में, तो जो सापेक्ष चाल होती है बेटा वो हमेशा ध्यान देना x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, यानी कि नाव से बिल्कुल अपोजिट होता है बेटा, नाव वाले क्वेश्चन से। अगर यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में दो वस्तुएं दौड़ रही हैं तो स्पीड हमेशा सापेक्ष चाल जिसे आप बोलते हैं वो हमेशा घटेगी, और अगर विपरीत दिशा में टक्कर होती है या एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो स्पीड तेज होती है एकदम, तो उस कंडीशन में बेटा स्पीड क्या हो जाएगी, सापेक्ष चाल जुड़ जाएगी, मतलब x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है बात, तो ये दो चीजें हैं बेटा, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। और ये चीज मैंने आपको बताई थी जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है तो वो अपनी लंबाई चलती है, चाहे वो व्यक्ति दौड़ रहा हो या खड़ा हो, ठीक है, चाल पे फर्क पड़ेगा, लंबाई वो अपनी ही चलेगी। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को जो रेलगाड़ी की दिशा में साथ की चाल से जा रहा है, दौड़ रहा है, को 15 सेकंड में पार करती है रेलगाड़ी की चाल, हमने मान लिया रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है बेटा। अब चूंकि वो आदमी की दिशा में जा रही है तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, घट जाएगी, यानी क्या हो जाएगी x माइनस 7 इंटू में 5/18, क्यों, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा और ये मीटर और सेकंड में दे रखा है, तो हमने इसको चेंज कर लिया 5/18 इज इक्वल टू कितनी दूरी चलेगी 150 मीटर, अरे कितना चलेगी 150 मीटर, कितने समय में 15 सेकंड में, कितने समय में चलेगी 15 सेकंड में, 15 से कट जाएगा कितनी बार 10 बार, 5 से कट जाएगा कितनी बार 2 बार, 18 दूनी 36, यानी कि x माइनस 7 इज इक्वल टू 36, तो यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36 प्लस 7, तो 43 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस एक अप्रोच थी बेटा, वो आपको ध्यान रखनी थी कि 7 किलोमीटर प्रति घंटा से अगर सेम डायरेक्शन में दौड़ेगा, और अगर सेम डायरेक्शन में दौड़ेगा तो भाई सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्लियर है, तो आंसर कितना आ गया 43 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है ना, आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है, वर्ग स्क्वायर जिसे आप कहते हैं बेटा, आयत रेक्टेंगल, परिमाप होता है पेरीमीटर, क्या होता है बेटा पेरीमीटर, इन दोनों के जो पेरीमीटर हैं वो आपस में बराबर हैं, ठीक है। यदि आयत की लंबाई 68 और चौड़ाई 52 हो तो भाई इसका परिमाप क्या बनेगा, फिर ये भी 68 हो जाएगी और ये भी 52 हो जाएगी, यानी कि चारों भुजाओं का योग ही तो परिमाप होता है, और इसमें चारों भुजाओं का योग कितना हो जाएगा, हमने ये मान लिया तो 4a, और ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, इसके परिमाप के बराबर है। इसका परिमाप अगर मैं देखूं तो 8 और 2 10, 6 और 6 12, 120 दूनी 240 बनेगा बेटा, इन चारों को जोड़ लेंगे, 4 से कट जाएगा कितनी बार, तो a की वैल्यू आ जाएगी 6 चौक 24, यानी कि कितनी आ गई 60। अरे इसकी एक भुजा कितनी है 60, क्या पूछा है
तो वर्ग का क्षेत्रफल, इसका एरिया पूछा बेटा। अरे एरिया तो बच्चे बच्चे को पता है, क्या होता है, ए का स्क्वायर यानी कि 60 का स्क्वायर कितना, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर। तो आंसर विल बी 3600 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा। तो ये 20 क्वेश्चन थे, थोड़ा मैंने स्पीड से कराए हैं, लेकिन फिर भी अगर दिक्कत आए किसी बच्चे को तो वो कमेंट करके बता सकता है। ठीक है, 20 क्वेश्चन थे। तीसरे प्रैक्टिस सेट की बात आज हमने की बेटा। उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो इसी उत्साह और उमंग के साथ बने रहिएगा प्रवी विद्यापीठ के साथ, नितिन कुमार के साथ। इसी के लिए धन्यवाद। और भाई मेरे, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और लाइक तो करना आप भूलते ही नहीं हो कभी भी। ठीक है, धन्यवाद।